हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे सीरीज ऑफ वीडियोस ला रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरा नारा है अब की बार हंसी पार। तो सितंबर वाले बच्चों के लिए मैं अलग 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 कंसेप्ट के ऊपर लेक्चर्स ला रहा हूँ, जो आपको डेफिनेटली 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 हेल्प करेगा आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। चलो, तो हमारा जो आज का जो वीडियो है वो डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर है। इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैंने दे दिया था, जिसके अंदर डिबेंचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने लाए थे। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की लिंक रखी है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आज हम देखेंगे बाकी का बैलेंसिंग पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिबेंचर क्या है, डीआरआर क्या है, डीआरआई क्या है, उसके ऊपर जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। और मेक श्योर करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये जो डिबेंचर है, ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सा रहने वाला है? रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन मतलब हमको डिबेंचर को रिडीम करना है। रिडम्पशन कब किया जाता है? विद इन अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम के बाद हमको शेयर को रिडम्पशन किया जाता है। सर, रिडम्पशन कितने प्रकार से होता है? इसका जो रिडम्पशन होता है वो होता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है डिबेंचर का रिडम्पशन? डिबेंचर का रिडम्पशन होता है दो प्रकार से, एक आइदर एट पार होता है और एक प्रीमियम होता है। सर, पार मतलब क्या होता है? पार मतलब जितने पे इशू किया था उतने पे आप उसको रिडीम करें, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू पे आप क्या करें, उसको रिडम्पशन करें। सर, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है व्हेन आप क्या करते हो, जब रिडम्पशन को, डिबेंचर को रिडीम करते हो, वो किससे ज्यादा होता है? उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। मतलब सपोज की फेस वैल्यू है 100 और आप डिबेंचर को रिडम्पशन कैसे करो? 20% प्रीमियम पे, मतलब 120 के ऊपर। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे कि डिबेंचर को रिडम्पशन कैसे किया जा रहा है? एट पार किया जा रहा है। ओके सर, सब समझ में आ गया। तो सर ये भी बता दीजिए कि इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है। तो देखो बच्चों, जब भी क्या होता है, पार पे हम इसको इश्यू करते हैं तो इसके अंदर दो जनरल एंट्रीज हमारी बनती है। कौन सी? पहला, हम डिबेंचर को रिडम्पशन कर रहे हैं तो डिबेंचर क्या होगा? हमारा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे? रिडम्पशन रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट। जो हमारा जो क्या है, रिडीमेबल, हमारा जो डिबेंचर है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम करेंगे कैंसिल। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू क्या करेंगे, सॉरी, और क्या करेंगे हम यहाँ पे उसको हम डेबिट करेंगे, और दूसरा क्या करने वाले हैं? इसको डेबिट करके टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। मैं यहाँ पे शॉर्टकट वर्ड यूज करूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल इसको यूज नहीं करना है। ठीक है सर। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर, मैंने यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को अपना क्या बना दिया? क्रेडिटर बना दिया। मैंने उसको यहाँ पे अपना लाइबिलिटी बना दी है। हाँ सर। अब सेकंड क्या करेंगे? ये डिबेंचर होल्डर को मैं पेमेंट करूंगा, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर सर? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी अगर पार पे होता है तो कितनी एंट्रीज करनी है आपको? ओनली टू एंट्रीज करनी है। ठीक है, टू एंट्रीज करनी है, टू एंट्रीज करनी है। कब? जब आप डिबेंचर को कैसे इश्यू करें? पार से। पहला डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरा डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। सर, तो प्रीमियम में क्या फर्क पड़ता है? देखो, प्रीमियम में जो फर्स्ट एंट्री थी वो क्या होती है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगी। मतलब यहाँ पे भी हमारा रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे हमने क्रेडिट किसको किया था? टू डिबेंचर होल्डर। तो टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। तो सर आपने तो वही एंट्री पास किया। अरे नहीं रे बेटा, अभी रुक जा। यहाँ पे हमने देखो 100 रुपए का शेयर था, 120 में रिडीम किया है, मतलब प्रीमियम कितना है? 20 रुपए। ये आएगा प्रीमियम। प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा? 20 रुपए से होगा। डिबेंचर आएगा 100 रुपए से, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, जैसे कि जब प्रीमियम जो होता है, याद रखना, प्रीमियम जो होता है अगर इश्यू के टाइम पे दो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है, लेकिन अगर आप रिडम्पशन के टाइम पे दो तो ये हमारा एक प्रकार का लॉस होता है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन आपका क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। ओके सर, इसको भूल के भी क्रेडिट मत करना, क्योंकि हम इश्यू के टाइम पे नहीं, हम रिडम्पशन के टाइम पे दे रहे हैं। ओके सर।
सर तो आगे की एंट्री कैसे करेंगे? आगे की एंट्री देखो यहाँ पे दूसरी एंट्री जो होगी, आपने देखो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को क्या बनाया है, डिबेंचर होल्डर को अपना क्रेडिटर बनाया है, तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे हम डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को यहाँ पे पेमेंट करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे सर ये एंट्री तो वैसे ही की थी जो आपने बाजू में की थी। यस सर, वैसे का वैसा ही है। डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे जितने से ये डिबेंचर होल्डर क्रेडिट था उतने से डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे और उसका हम करने वाले हैं बैंक का पेमेंट। तो सर ये देखो अब है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे डिबेंचर का कौन सा बैलेंस होता है, डिबेंचर का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपने यहाँ पे डिबेंचर को डेबिट कर दिया है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को आपने क्रेडिटर बनाया था, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को आपने डेबिट कर दिया है, ठीक है। बैंक से आपने पेमेंट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट कर दिया। अब इसके अंदर कौन सा लेजर अभी भी बच गया हमारा, ये वाला लेजर। तो सर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे। इसको कहाँ पे ले जाके क्लोज करेंगे, तो इसको याद रखना बच्चों, इसको हम ले जाके कहाँ ले जाके क्लोज करते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो ये प्रीमियम है डेबिट, तो प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और टू टू कहाँ पे ले जाएंगे, प्रीमियम प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, उसको क्या कर देंगे, उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो ये हमारा जो प्रीमियम का अकाउंट है ये क्लोज कहाँ जाके हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्लियर हो गया सर? यस सर, क्लियर हो गया। इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब भी आप डिबेंचर को रिडम्पशन करते हो तो रिडम्पशन दो प्रकार से हो सकता है, आइदर एट पार से हो सकता है और एट प्रीमियम से हो सकता है। पार का मतलब क्या होता है, जब आप फेस वैल्यू पे रिडम्पशन करो। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, आपका जो रिडम्पशन अमाउंट इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। जब फेस पार पे रिडम्पशन करते हो तो कितनी एंट्री आएगी, दो एंट्री आएगी। पहले के अंदर हमको डिबेंचर को कैंसिल करने का, डिबेंचर होल्डर को लायबिलिटी बनाने का। दूसरे के अंदर डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ओके सर, या अगर आप प्रीमियम से इसको रिडम्पशन कर रहे हो तो इस केस के अंदर क्या होगा, डिबेंचर को हम कैंसिल करेंगे, डिबेंचर होल्डर को लायबिलिटी बनाए, लेकिन बीच में एक लाइन याद रखना, प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर, क्या गाना गाएगा डिबेंचर के साथ के, तू जहां जहां रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। मतलब कि ये अगर डिबेंचर डेबिट है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा, प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये डिबेंचर होल्डर को हमने सेकंड एंट्री में क्या कर दिया, इसको पे कर दिया, और थर्ड एंट्री के अंदर क्या कर दिया, ये जो प्रीमियम का अकाउंट था उसको कैंसिल कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके। आई होप सर ये इसको आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है वो है डीआरआर के ऊपर, ठीक है। डीआरआर के ऊपर ये हमारा लेक्चर, ये है डीआरआर। सर होता क्या है, डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। याद रखना, जब भी हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है जिसका नाम होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। देखो ये चार्ट पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। डीआरआर क्या होता है, तो डीआरआर सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। डिबेंचर किसको एप्लीकेबल होता है, तो डिबेंचर सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल होता है, एनी अदर कंपनी अदर देन अबो, उसमें भी कौन सा, अनलिस्टेड कंपनी। सर समझ नहीं आया, तो देखो बच्चा, ये यहाँ पे अलग अलग कंपनी है, जैसे EAFI सेक्शन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 272 NBFC HFC एंड ऑल अदर कंपनी। ऑल अदर कंपनी में भी कौन सा, जो लिस्टेड है उस पर नहीं, बाकी के ऊपर, मतलब ये जो पोर्शन है इसके ऊपर डीआरआर यहाँ पे नहीं बनाना होता। तो सर कौन से में बनाना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमको बनाना होता है अदर कंपनी अदर देन अबो, और उसमें भी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि एप्लीकेबिलिटी के अंदर क्या AIFI क्या करना पड़ेगा, नहीं सर। फिर HFC नहीं सर। फिर NBFC नहीं सर, NBFC नो। और उसके बाद सेक्शन 272 वाली कंपनी नहीं सर। तो फिर कौन सा बच गया, अदर। अदर में भी याद रखना, इसमें भी दो हैं, एक है लिस्टेड और दूसरा है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड, तो हमारा लिस्टेड में आएगा क्या, नहीं सर। तो कौन सा बच गया, हमारा आएगा ऑन दी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर, ठीक है सर। तो इसको आपको ध्यान रखना, बच्चों को मालूम नहीं होता कितनी बार वो क्या करते हैं, बस डिबेंचर का क्वेश्चन देखा और उसका डीआरआर क्रिएट कर दिया। अरे नहीं बेटा, यहाँ पे जो डीआरआर होगा वो अनलिस्टेड कंपनी अदर देन जो ऊपर वाली कंपनी थी उसके अंदर है, मतलब AFI HFC NBFC 272, उसके अलावा की जो कंपनी होती है उसके अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सर डीआरआर का परसेंटेज कितना होता है, तो दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि डीआरआर का परसेंटेज कितना होता है। तो डीआरआर का जो परसेंटेज होता है वो होता है 10%। सर 10% तो बता देगा, कैलकुलेट कौन सी अमाउंट पे करना है, ऑन विच अमाउंट द परसेंटेज ऑफ डीआरआर शुड बी अप्लाइड। तो ये अप्लाइड करना है डिबेंचर के ऊपर,
किसके ऊपर अप्लाई करना है, डिबेंचर की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, डिबेंचर की वैल्यू के ऊपर। अच्छा सर, तो चलो मेरे को बच्चा बच्चा बताओ, अगर सपोज 1000 के डिबेंचर है, 1000 के डिबेंचर है और फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 100 की, तो डीआरआर कितना होगा, तो इसके अंदर इसका जो डिबेंचर की वैल्यू आएगी 1 लाख आएगी, ठीक है, 1 लाख आएगी। इसका डीआरआर की वैल्यू कितना आएगा, तो सर यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना है, 10% है, मतलब यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना रहने वाला है, 10,000 रहने वाला है। ये क्या रहेगा, ये हमारा डीआरआर रहने वाला है कितना, 10,000। सो गॉट इट्स अ वेरी क्लियर। अरे अच्छा, वेरी क्लियर। तो चलो एक और बताओ क्वेश्चन। सपोज ये जो 1 लाख है इसके अंदर से क्या होगा, इसमें से कंपनी ने डिसाइड किया है कि 60% कंपनी क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी इनटू इक्विटी, कन्वर्ट कर देगी इनटू इक्विटी, ओके। और बाकी के जो 40% है वो क्या करेगी, 40% इसको दे विल रिडीम इट, क्या करेगी, उसको रिडीम करेगी। बताओ सर डीआरआर की वैल्यू क्या होगी, अरे सर इससे क्या मतलब, वो हमको तो डीआरआर किस पे कैलकुलेट करना है, बस 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10% के ऊपर मतलब 10,000, सही ना सर, बिल्कुल गलत, आपका ये आंसर गलत है। यहाँ पे याद रखना, जब भी हम जो डीआरआर कैलकुलेट करते हैं उस समय जो कन्वर्टेबल पार्ट होता है ना, कन्वर्टेबल, उसके ऊपर डीआरआर कैलकुलेट नहीं करना। अरे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अरे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डीआरआर का बेसिक पर्पस ये होता है कि भाई आपके टाइम आपको जब डिबेंचर का रिडीम करो ना, तब आपके पास एक इनफ फंड होना चाहिए। इसलिए इसने क्या बोला कि यहाँ पे आपको ये एप्लीकेबिलिटी तो देखनी ही देखनी है। यहाँ पे जो देखा इसके अंदर इस केस में तो बनाना नहीं, लेकिन अगर इस केस में बनाने का आता भी है तो आपको वो जो डीआरआर जो क्रिएट करना है वो कौन सी अमाउंट पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल पार्ट के ऊपर ही आएगा। तो रिडीमेबल पार्ट कितना है हमारा, 40% का है, तो इसी के ऊपर क्या आएगा, हमारा डीआरआर कैलकुलेट होगा। तो सर हम अगर प्रेजेंट केस की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख के कितना है, 1 लाख का 60% तो किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी के अंदर, मतलब 60,000। क्या इस पे डीआरआर आएगा क्या, नहीं सर इस पे डीआरआर नहीं आएगा, ओके। अब बाकी का जो 1 लाख है उसमें से हम कितना रिडम करेंगे, हम रिडम करेंगे ओनली ओनली 40%। इसका 40% कितना होता है, 40,000 होता है, 40,000 होता है। उसका डीआरआर परसेंटेज कितना है, 10% है, हमने ऊपर ही देखा था। तो हमको डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 4,000 बनाना पड़ेगा सर, ओके। आई होप आपको अब आ रहा है लेक्चर में मजा। तो ये डीआरआर के कंसेप्ट थे, ठीक है। अब चलो, अब मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डीप में लेके चलता हूँ इसके ऊपर। मैं आपको कंसेप्चुअली सारे क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन उठा लो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सर देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 उसके अंदर क्या दे रखा, 1,000 के डिबेंचर हैं, 1,000 के डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, रुपीज 100 ईच का दे रखा है, ठीक है। हमको डीआरआर का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नील, ठीक है। और कंपनी कौन सी है, कंपनी हम मान लेते हैं ये कंपनी है अदर देन अदर देन अदर देन कौन कौन सी बोली थी, यहाँ पे हम इसका नाम ही रख देते हैं, चलिए एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI 272, फिर NBFC, HFC, ठीक है। बताओ यहाँ पे डिबेंचर की अमाउंट क्या आएगी, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। 1,000 मल्टीप्लाई 100, उसका 10%, 10,000, 1 लाख, 1 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख का सर 10%, सही है कि नहीं, 10,000 करेक्ट, नहीं सर नहीं। याद रखे बेटा, ये लिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर यहाँ पे डीआरआर एप्लीकेबल ही नहीं होता। अच्छा सर, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज इन अबो केस वो क्या है, एक्स लिमिटेड, कौन सी है, एक्स लिमिटेड है अनलिस्टेड, अनलिस्टेड अदर देन दिस, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन दी वाली। तो बताओ बेटा इसके अंदर डीआरआर की अमाउंट कितने आएगी, सही पकड़े हो, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 10,000। कैसे आ गया 10,000, यहाँ पे 1,000 मल्टीप्लाई 100, टोटल डिबेंचर कितने हुए 1 लाख के, उसका 10% कर देंगे तो आ जाएगा 10,000। अच्छा सर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3।
सपोज कि क्वेश्चन के अंदर हमको डीआरआर की वैल्यू दे रखी, कंपनी ने ऑलरेडी डीआर क्रिएट किया हुआ है जो जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 4000, कितनी वैल्यू है 4000 है। अब सर बताओ कि यहाँ पे अब कंपनी को क्या डीआरआर बनाना है कि नहीं बनाना? सर बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? देखो सर इसका आंसर क्या होगा कि पहले तो आपको निकालने का कि डीआरआर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द डीआरआर। तो व्हाट शुड बी द डीआरआर कितना होना चाहिए बताओ, व्हाट शुड बी डीआरआर, डीआरआर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 10,000 के, और कितना माइनस डीआरआर ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीआरआर ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड, कितना क्रिएट किया हुआ है, हमारा क्रिएट किया है 4000। तो हमको अभी कितना और डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 6000 का। ठीक है सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, कितने एग्जांपल, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे बच्चे आपको। तो यहाँ पे सपोज डीआरआर कितना दे रखा है, डीआरआर हमको क्वेश्चन में दे रखा है ₹10,000, कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। बताओ कितना डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा? अरे सर कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डीआरआर क्रिएट कितना होना चाहिए था, 10,000, कितना है 10,000, तो कितना कम पड़ रहा है, 0। तो क्या कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है, नो नीड टू क्रिएट डीआरआर, क्योंकि डीआरआर एडिक्वेट किया हुआ है। ओके सर, ये सारे कंसेप्ट हमको डीआरआर से रिलेटेड क्लियर हो गए। सर मगर इसकी जनरल एंटिटीज की इफेक्ट कैसे देनी वो तो बता दो। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो डीआरआर होता है ना, वो डीआरआर उसके अंदर दो प्रकार होते हैं। डीआरआर के अंदर एंट्री एट द टाइम की जाती है क्रिएशन, कब की जाती है, क्रिएशन के टाइम पे, और दूसरा किया जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे किया जाता है। ओके, जब क्रिएशन के टाइम पे होता है तो जो डीआरआर जो क्रिएट किया जाता है, याद रखना बेटा, याद रख लेना, डीआरआर जो क्रिएट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, जनरल रिजर्व में से क्रिएट किया जाता है। सॉरी, जो डीआरआर जो हमारा क्रिएट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, वो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से। लेकिन जब डीआरआर को क्या करना होता है, डीआरआर को क्लोज, क्लोज डीआरआर, जब हम डीआरआर को क्लोज करते हैं तो कहाँ ले जाके इसको क्लोज करते हैं, तो उसको ले जाके करते हैं हम जनरल रिजर्व में से। ओके, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जो जब हम डीआरआर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट, मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट में से। कहाँ से क्रिएट करना है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। डीआरआर कहाँ से क्रिएट करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। लेकिन उसको डीआरआर को हम क्लोज कहाँ पे ले जाके करेंगे, तो डीआरआर को क्लोज करेंगे हम जनरल रिजर्व के अंदर से। ओके सर, क्लियर है। अब इसकी एंट्री देखो, जब हम डीआरआर क्रिएट करते हैं तो हमारा रिजर्व क्रिएट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कम बैलेंस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू डीआरआर, समझ गए? हाँ। अब जब हम डीआरआर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे डीआरआर को क्या किया था हमने, क्रेडिट किया था। क्लोज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो जो डीआरआर अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआरआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी बेटा ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जीआर। ठीक है, तो जब क्रिएट करना हो तो कौन सा लेंगे, पीएनएल अकाउंट। जब क्रिएट करेंगे तो किस में से क्रिएट करेंगे, पीएनएल अकाउंट। जब हम इसको क्लोज करते हैं, जब हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो किस में ले जाके क्लोज करेंगे, जनरल रिजर्व में से। आई होप आपको ये डीआर का पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर चलो एक काम करते हैं, और हमारा नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो है DRRI। DRRI, सर ये DRRI क्या है, ये DRR का क्या है, छोटा भाई है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे आपको वर्ड से ही मालूम पड़ रहा होगा, ये यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब हम हमको अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको रिजर्व क्रिएट करना है, क्या करना है, रिजर्व क्रिएट करना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है। तो सर इसमें क्या नियम होता है, जो DRR का जो नियम था वही नियम होगा क्या? अरे नहीं बेटा, इसमें थोड़ा सा मोरलेस वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, जो DRRI है ना, वो कहाँ क्रिएट होता है, तो वो वैसे तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे है। NBFC के केस के अंदर, HFC के केस के अंदर, फिर यहाँ पे ऑल अदर कंपनी लिस्टेड या तो अनलिस्टेड। मगर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आपको खाली ये वाला याद रखने का, ये लास्ट वाली लाइन, इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट से हमको ये याद रखना है कि भाई अगर DRI है
तो लिस्टेड कंपनी हो कि अनलिस्टेड कंपनी हो, अदर देन वो ऊपर वाला के अलावा यहाँ पे क्या कर देने का, मतलब यहाँ पे लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, दोनों केस के अंदर क्या कर देने का, DRI लगा देने का। ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो यहाँ पे DRI, यहाँ पे चलो सर इसको बना देते हैं हम एक चार्ट वापस से आपके लिए। आप इसको चाहो तो अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, और कोई अगर आप नोट सही लग रही है तो आप उसको भी अपने नोट्स में स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो। तो यहाँ पे DRI का क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी क्या होएगा, इसका एप्लीकेबिलिटी कब आएगा, इसमें हम मैं आपको खाली एग्जाम के पॉइंट से बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा आएगा, कि लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो। यहाँ पे दोनों केस के अंदर मतलब ये जो DRR आता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों के केस के अंदर आता है। ठीक सर। फिर दूसरा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ DRRI क्या रहने वाला है, परसेंटेज ऑफ DRRI कितना रहने वाला है, कितना रहने वाला है बच्चों, 15%। कितना रहने वाला है, 15%। ये बताओ DRR का परसेंटेज कितना था, सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड। DRR का परसेंटेज था 10%, DRI का परसेंटेज कितना है, 15%। कौन सी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, कौन सी अमाउंट के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है, ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे देखा था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे आएगा कि कौन सी अमाउंट के ऊपर होने वाला है, तो ये जो डिबेंचर की अमाउंट होती है, डिबेंचर की अमाउंट उसके ऊपर रहने वाला है। और सर इसके अंदर अगर सपोज अगर कुछ पार्ट कन्वर्टेबल हो रहा है तो उसमें हमको DRI नहीं, जो हमने कंसेप्ट यहाँ पे देखा वही कंसेप्ट वहाँ पे है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर जो रिडम्पशन पार्ट होगा उसके ऊपर हमको DRI बनाना है, जो कन्वर्टेबल पार्ट है उस पर DRI नहीं क्रिएट करना है। बोलो बोलो। आई होप आपको मजा आ रहा है और कंसेप्ट फटाफट क्लियर हो रहे हैं, धनाधन धनाधन धनाधन। ठीक है। और अब आते हैं हमारे इस सर इसके ऊपर एंट्रीज तो बता दिया। ओके बच्चा, यहाँ पे एंट्रीज बताते देखो, DRRI, देखो DRI, यहाँ पे एक और इसके पहले मैं एंट्री बताऊँ, यहाँ पे चल देते हैं। यहाँ पे क्या है, सपोज सपोज यहाँ पे यही क्वेश्चन को हम उसके एंगल से सोच लेते हैं। यहाँ पे 1000 के डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच है और DRRI का बैलेंस कितना है, यहाँ पे DRI का बैलेंस है, सपोज कि यहाँ पे DRI का बैलेंस है नील। किसका बैलेंस, DRI का बैलेंस है नील। अब यहाँ पे कौन सी कंपनी है, लिस्टेड, अरे सर ये तो लिस्टेड है, तो यहाँ पे DRR नहीं है, DRI है, तो लिस्टेड के केस के अंदर क्या होगा, लिस्टेड के अंदर DRI आता है, हाँ आता है। कितना परसेंट आता है, 15% आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसका जो पोर्शन है 10,000 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख का क्या करेंगे, 15% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 आ जाएगा। तो ये अगर एक्स लिमिटेड लिस्टेड हो या एक्स लिमिटेड अनलिस्टेड हो, दोनों केस के अंदर कितना आएगा, दोनों केस के अंदर 15,000 रहने वाला है। अच्छा सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे DRI, अगर सपोज DRI का बैलेंस कितना है, DRRI का बैलेंस है 4,000, तो होना कितना चाहिए था, 15,000, है कितना, 4,000, तो कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 11,000। ये हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर सपोज क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा हुआ है 15,000 और हमको क्रिएट कितना करना पड़ेगा, 15,000, ऑलरेडी कितना है, ये ऑलरेडी है, ये सॉरी यहाँ पे इसका बैलेंस क्या है, इसका बैलेंस दे रखा हुआ है, और ये ऑलरेडी है हमारा कितना, 15,000, ऑलरेडी कितना दे रखा है, 15,000। हमारा क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस दिया हुआ है 15,000। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। यहाँ पे रिक्वायर कितना है, रिक्वायर है 15,000 और ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 15,000, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही बैलेंस क्रिएट किया हुआ। तो क्या कोई एडिशनल क्रिएट करने की जरूरत है, नहीं सर, कोई एडिशनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके। अब यहाँ पे इसकी एंट्रीज देख लेते हैं हम, DRI की एंट्रीज क्या होती है, जनरल एंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको देखना है जनरल एंट्रीज के अंदर DRRI, DRRI। तो ये जो DRI जो बनता है, ये दो प्रकार से बनता है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बनेगा और दूसरा होगा एट द टाइम ऑफ, वेरी गुड, रिडम्पशन। जब हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो हमारी एक तो एसेट क्रिएट होती है, तो यहाँ पे आएगा DRRI अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि हमारा ये इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है तो जेब से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। जब हम क्या करते हैं, इसको रिडम्पशन करते हैं तो पैसा आता है बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा टू, और यहाँ पे जो एसेट है वो मेरी खत्म हो जाएगी, टू DRRI अकाउंट। ओके। तो
ये क्या देखा, ये देखा मैंने, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा डी आर आर डिबेंचर क्या होता है, डी आर आर आई क्या होता है, एंड डी आर आर क्या होता है। चलो अब इसके करते हैं कुछ हम एग्जांपल्स। हम्म, ओके बेटा, ये एग्जांपल फटाफट हम देखते हैं। 1,000 के डिबेंचर हैं, 1,000 के डिबेंचर हैं, 100 रुपए के भाव से, मतलब टोटल डिबेंचर कितने के हो गए, 1 लाख के हो गए, 4% का इंटरेस्ट है। हाँ, इन द एंड बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैव बीन पेड ऑन 31 मार्च 2013 23 on 30 September 23 the company redeemed all the debenture together with the accrued interest past the journal entries। सर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना रह गया था, क्या बताना रह गया, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। इंटरेस्ट ऑन डीआरआर और इंटरेस्ट ऑन डीआरआई क्या होता है, तो देखिए, जब भी जब भी क्या होता है, यहाँ पे कंपनी की क्या करती है, इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है। अगर हमको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है, देखो इंटरेस्ट ऑन डीआरआर और इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि डीआरआई हमने लास्ट रिसीव कब किया था, इन्वेस्टमेंट पे हम रिसीव करते हैं और डिबेंचर के हम पे करते हैं। अगर हमको स्पेसिफिक दे रखा हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव इस डेट को हुआ था या तो इंटरेस्ट पेमेंट इस डेट को हुआ था, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो रिडम्पशन की डेट है उस दिन तक या तो इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा या तो इंटरेस्ट को रिसीव करना होगा। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या होती है, तो यहाँ पे एंट्रीज कैसे होती है, तो देखिए, अगर किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें टू डिबेंचर होल्डर, तो यहाँ पे हम जब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो उस केस के अंदर सपोज लास्ट इंटरेस्ट पे किया था 31 मार्च को, कंपनी ने रिडम्पशन कब किया है, 31 मई को, तो ये डिबेंचर होल्डर क्या बोलेंगे कि भाई ये 2 महीना हमको जो लेट पेमेंट किया है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट 31 मार्च का पे किया था और रिडम्पशन 31 मई को करें, तो 2 महीने का आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है टू बैंक अकाउंट। इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बैंक में ना ले जाके पहले डिबेंचर होल्डर में ले जाइए और फिर होल्डर से लायबिलिटी क्रिएट करके वहां पे आप बैंक का पेमेंट कर सकते हैं। दोनों तरीके चलते हैं, आपको जो भी सुटेबल लगता है आप उसको कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, या तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, यस। अब देखिए, ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है, ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, क्योंकि हमने ये पे किया, ये हमारे लिए खर्चा है, इसलिए इसको हम कहाँ ले जाते हैं, हम उसको ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको डेबिट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो ये डिबेंचर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस था, वो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और उसको ये जो लॉस है, ये लॉस को हम कहाँ ले गए, पीएनएल के अंदर, इसलिए पीएनएल अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ये बात किसकी हुई, ये बात हुई इंटरेस्ट वाले की। अब हम बात करते हैं कि सपोज हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हो उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलता है, उसकी भी बात कर लीजिए। तो जो भी बेटा, जैसे हमने कोई एफडी वगैरह में इन्वेस्ट किया है, उसका हमको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एंट्री क्या होगी, यहाँ पे पैसा आ रहा है क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन डी आर आर आई क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डी आर आई क्रेडिट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट हमारा इनकम होता है, इसलिए पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू पीएनएल अकाउंट। और दूसरा, ये यहाँ पे इसका कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, डेबिट था, इसको क्लोज करने के लिए, सॉरी, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करो, क्योंकि ये हमारी इनकम है, इसलिए उसको हम कहाँ ले जाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ है, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, देखो बच्चा लोग, यहाँ पे कंपनी ने 1,000 के डिबेंचर 100 रुपए के भाव से हैं, हाँ। 30 सितंबर को कंपनी क्या करी, 30 सितंबर को कंपनी रिडम्पशन करी है। अब 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट पे किया था लास्ट, लेकिन रिडम्पशन कब हो रहा है, 30 सितंबर को। बीच में कितने का पीरियड आ रहा है, 6 मंथ्स का पीरियड आ रहा है, 6 मंथ्स का पीरियड आ रहा है, मतलब हमको 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस, आपको बोलेगा नहीं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, बोलेगा नहीं लेकिन समझ जाने का। कुछ चीजें बोली नहीं जाती लेकिन हमको समझनी पड़ती है, वैसे ही
दूसरे ट्रैक पर मत जाओ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो 1000 का जो डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये के हिसाब से टोटल डिबेंचर कितना हो गया है, 1 लाख का हो गया। यस सर, डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, 4% है। 4% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 4000। लेकिन हमको तो कितना चाहिए, 6 महीने का, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2000 आएगा। ओके, ये हमारा क्या गया, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई। ये इंटरेस्ट का पेमेंट हमको करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बैंक के अंदर भी ले जा सकते हो टू बैंक अकाउंट, या तो आप इसको कैसे कर सकते हो, या तो इसको आप कहाँ ले जाओ, डिबेंचर होल्डर के अंदर, टू डिबेंचर होल्डर, एंड सेकंड एंट्री आप कर दोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आइदर और विल डू, उसमें कोई इशू नहीं है। ये हमने डिबेंचर, ये इंटरेस्ट की एंट्री पास करी, कौन सी तारीख को करेंगे हम, 30 सितंबर, जिस दिन हम रिडम्पशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको रिडम्पशन कैसे किया हुआ है, रिडम्पशन हमने किया हुआ है पार के ऊपर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमने रिडम ऑल द डिबेंचर अलोंग विद एक्रूड डिबेंचर, कुछ नहीं लिखा, मतलब पार पे करेंगे। जब हम पार पे रिडम्पशन करते हैं तो सर बताइए फटाफट कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी। कौन कौन सी होगी, पहले हम डिबेंचर को कैंसिल करेंगे, डिबेंचर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और टू डिबेंचर होल्डर, और सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू टू वेरी गुड बैंक अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ पे भी सेम 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, अगर सर यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला हुआ कि प्रीमियम से रिडम्पशन करना है। अरे प्रीमियम से रिडम्पशन करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती, यहाँ पे आपको क्या कर देने का, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं सुधार देता हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर कि जब भी प्रीमियम हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम से, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना कर देंगे, 5000 से। तो डिबेंचर होल्डर में कितना जाएगा, डिबेंचर होल्डर में जाएगा 1,05,000। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा, हाँ सर पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। आजा बेटा जल्दी जल्दी। तो देखो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,05,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बैंक पेमेंट में कितना जाएगा, 1,05,000। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो प्रीमियम का अकाउंट होता है, ये जो प्रीमियम का अकाउंट होता है उसको कहाँ ले जाके क्लोज करते हैं, उसको हम ले जाके क्लोज करते हैं पीएनएल में। करंट पीएनएल में प्रीमियम के अकाउंट को कहाँ ले जाके क्लोज करना है, पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, यहाँ पे 5000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5000। समझ के बेटा लोग, यस। तो ये हमने क्या देखा कि जब भी हम डिबेंचर को रिडम्पशन करना हो, तो रिडम्पशन करना हो तो रिडम्पशन दो प्रकार से होंगे, आइदर एट पार और एट प्रीमियम। पार पे हो तो कितनी एंट्री, 2 एंट्री, प्रीमियम पे हो तो कितनी एंट्री, 3 एंट्री। यहाँ पे जो प्रीमियम का अकाउंट जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, लेजर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। प्रीमियम अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो कौन से अकाउंट में ले जाकर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके क्लोज कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहां पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन है DARR। चलो फटाफट इसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। वैसे हमने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, फटाफट 2 मिनट लगेगी इसको क्वेश्चन को करने में। DARR बताओ, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी आती है क्या नहीं आती, यस आती है, आती है, आती है, नहीं, वेरी गुड, जो बच्चों ने ना बोला एकदम सही जवाब दिया है। यहाँ पे DRR एप्लीकेबल ही नहीं होता, DRR नॉट एप्लीकेबल किसको, टू लिस्टेड कंपनी। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट वाला है यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AFI, बैंकिंग, NBFC, HFC। ओके सर, तो ये आएगा आएगा आएगा, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे 8%, यहाँ 8% मोर्गेज डिबेंचर ऑफ 1000 ऑफ ₹100 इज, तो कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर DRR का ऑलरेडी बैलेंस कितना है, 0। तो रिक्वायर कितना होना चाहिए था, तो ये अमाउंट कितनी है हमारी इन द अबव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी, 1 लाख। 1 लाख का क्या करेंगे, 1 लाख का कितना परसेंट DRR बोलो, 10%। 10% के हिसाब से कितना आएगा, 10,000। ठीक है, एक्चुअली कितना है यहाँ पे, एक्चुअल एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 0। तो कितना हमको क्रिएट करना पड़ेगा,
हमको क्रिएट करना पड़ेगा पूरा का पूरा 10,000। सर ये क्रिएट कहाँ से होता है? जब क्रिएट होता है ना वो होता है करंट ईयर के प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू DRR। वेरी गुड बच्चों, 10,000। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। यहाँ पे अब इन द अबो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, DRR का बैलेंस कितना दे रखा है? 6,000। तो सर कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वायर कितना था, तो रिक्वायर तो वही का वही आएगा, कितना आएगा? 10,000। लेकिन इस बार एक्चुअल कितना दे रखा है? एक्चुअल दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? 6,000। तो होना चाहिए था 10 है 6, मतलब कितना से DRR को क्रिएट करना पड़ेगा? 4,000 से। तो यहाँ से हम 4,000 से DRR को और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एंट्री क्या होगी? कहाँ से क्रिएट होगा? करंट ईयर के प्रॉफिट में से। कहाँ से क्रिएट होगा? करंट ईयर के प्रॉफिट में से। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और टू DRR। आई होप आपको मजा आ रहा है अलग अलग कंसेप्ट सीखने के अंदर। अच्छा सर ये बताओ, इफ द DRR पोजीशन कर, हाँ यहाँ पे हमने कर दिया, ऑल्सो पास द जनरल एंट्रीज भी हमने बना दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है DRI। ये मेरे खुद के फ्रेम के क्वेश्चन है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा। एक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, इशू 1008% डिबेंचर ऑफ ₹100 इच है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ DRR। अब ये बताओ, लिस्टेड कंपनी आएगा कि नहीं आएगा? सही नहीं आएगा, सही है ना? तो जो बच्चों ने बोला है नहीं आएगा उन्होंने गलत बोला है। याद रखना, सिर्फ डिबेंचर के केस में, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के केस में, DRR के केस के अंदर ओनली अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर बनता है। लेकिन जो DRI होता है वो किसके ऊपर? लिस्टेड और अनलिस्टेड। लेकिन क्या करने का मतलब, अदर देन AFI एंड NBSE, वो चीज बात अलग है। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना कि आपको जनरली जो भी क्वेश्चन होंगे सब वही आएंगे कि लिस्टेड कंपनी अदर देन दिस इज दिस। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? लिस्टेड हो गया अनलिस्टेड, यहाँ पे डिबेंचर DRR क्रिएट करना पड़ेगा। ओके सर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा? 1,000 का डिबेंचर, 100 रुपए की वैल्यू, उसका कितना परसेंट DRI होता है बोलो? 15%। तो कितना आएगा? 15,000 आएगा, 15,000 आएगा। ओके सर, मालूम पड़ेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ DRI। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला है कि फॉलोइंग आर द बैलेंस अपेयर किसकी बुक्स में? एक्स लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो उसका कोई मतलब नहीं है। अनलिस्टेड अदर देन AFI बैंकिंग NBFC HFC। ओके सर, 15% आएगा, वो श्योर हो गया, लॉक लगा दीजिए। ठीक है, डिबेंचर कितना दे रखा? 1,000 के हिसाब से 1 लाख का दे रखा है, नो DRI एग्जिस्ट। तो रिक्वायर कितना है? रिक्वायर है 15,000। एक्चुअल दिया कितना है? एक्चुअल दिया हुआ है 0। तो कितना हमको और क्रिएट करना पड़ेगा? कितना हमको और क्रिएट करना पड़ेगा? रिक्वायर टू बी क्रिएटेड कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 15,000 से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर ये DRI की अमाउंट क्या होगी बताओ बच्चों? इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री, हमारा इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा तो DRRI अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है सर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अबो एग्जांपल DRI कितना था? 10,000 था। अरे वही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसको, इसी के यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे DRI कितना है हमारा? हम्म, अरे आ गया। हम्म 2 मिनट देना। तो देखो यहाँ पे, हम्म ओके, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे DRRI रिक्वायर कितना था? रिक्वायर था 15,000। ऑलरेडी क्रिएट कितना किया हुआ? ऑलरेडी क्रिएट कितना किया हुआ है यहाँ पे? इन द अबो एग्जाम DRI वॉज कितना था? 10,000। तो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है 10,000। तो हमको अब कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 5,000 से और क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर, क्लियर। एंट्री क्या पास करेंगे? ये 5,000 के लिए एंट्री क्या होगी? हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्स लिमिटेड 1000 पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100, 60% ऑफ द डिबेंचर क्या होने वाला है, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी होने वाला है। बोलो बच्चों जल्दी जल्दी जल्दी, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि भले भले एक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी उसको डीआरआई आने वाला है, हाँ आने वाला है डीआरआई, उसके केस के अंदर एप्लीकेबल होगा, मगर क्योंकि इसमें से कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी के अंदर, तो जो कन्वर्टेबल पार्ट है उस पर डीआरआई बनाना पड़ता है क्या, नहीं। तो याद रखना जो मेरा कन्वर्टिबल, इसके नोट्स लिख देना आप, कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ डिबेंचर्ड, कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ डिबेंचर, उस पर डी आर आई आता है क्या, उस पर डी आर आई नहीं आता है, डी आर आई नहीं आता है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फिर बाकी का पेमेंट कितना करना है आपको, 40% करना है। तो आप क्या करोगे, पहले 1 लाख का कितना परसेंट करोगे, 1 लाख का 40% करोगे। ठीक है, ये 1 लाख क्या है डिबेंचर की वैल्यू, उसका कितना पेमेंट करना है, ओनली 40,000 ही हमको पेमेंट करना है, यस। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर 15% निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6,000, 6,000। हश। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने किया है डीआरआर, डीआरआरआई एंड डिबेंचर के ऊपर के क्वेश्चंस। उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, या तो इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, और उसको कैसे हम क्या कहाँ ले जाते हैं, हम ले जाते हैं इन पीएनएल के अंदर। अब आगे हम क्या करने वाले, आगे हम देखने वाले हैं एक बोनस के ऊपर का रिवीजन। देखो वैसे तो क्या है, बोनस के ऊपर का पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद डिटेल एग्जांपल। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बोनस का पार्ट आ रहा है। जिस बच्चों ने अगर बोनस का पूरा चैप्टर देखना है, आप मैं उसकी भी लिंक आपको ग्रुप पे दे दूंगा नीचे लिंक के अंदर, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपने देख चुके हो तो इसको आपका क्विक रिविजन यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे क्या है बोनस शेयर, वो फटाफट देखते हैं। तो देखो बोनस शेयर जो दिया जाता है, बोनस शेयर हमारा, बोनस शेयर, बोनस शेयर ये किसको दिया जाता है, फुल्ली पेड अप में से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, फुल्ली पेड अप। किसको दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देते हैं, होल्डर को देते हैं। और कैसे देते हैं, ये हम देते हैं फ्री फ्री फ्री। ये फ्री तो देते हैं, लेकिन कंपनी के लिए इसके अकाउंटिंग कैसे करती है, तो कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं, कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिजर्व्स हो जाते हैं कम, और इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए क्योंकि रिजर्व को हम कहाँ ले जाते हैं, रिजर्व को कैंसिल कम करके हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ले जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके सर। सर ये जो रिजर्व है, ये जो रिजर्व है, ये कौन कौन से रिजर्व में से दे सकते हैं हम इसको। तो ये जो रिजर्व है ये टोटल 5 रिजर्व में से आता है। कहाँ से आता है, 5 रिजर्व में से। कौन कौन सा, ये आता है सीआरआर में से दे सकते हैं, सीआरआर में से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, जीआर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन सबको क्या करने का सर, इन सबको करने का डेबिट। तो ये जितने भी रिजर्व है उनको हम डेबिट करेंगे, और टू में क्या ले जाएंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर के अंदर। सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, सेकेंड एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस ये बोनस के अंदर हमको ये दो ही एंट्री करनी होती है। जितने जो रिजर्व मैंने आपको बताए हैं ये पांचों रिजर्व डेबिट हो जाएंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर हो जाएगा, और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व डेबिट क्रेडिट ये क्लोज हो गया, और ये सॉरी ये बोनस टू शेयर होल्डर क्लोज हो गया। ये जो रिजर्व है ये क्या होगा, इसके बैलेंस हो गए कम, और इक्विटी शेयर, ये जो इक्विटी शेयर हो गए उसका बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बोलो बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि हम रिजर्व को कम करके कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल के अंदर ले जाते हैं। तो ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो इसके अंदर, इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है ये ट्रिक, ये जो स्टेप्स हैं ये क्वेश्चंस के अंदर या कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपने स्पेसिफिक स्टेप्स बनाए हैं। आपको एग्जाम में ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका 101% आपका आंसर आएगा करेक्ट। तो ये स्टेप्स कौन से हैं, तो ये स्टेप्स के अंदर देखो, स्टेप्स कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेप्स में हम पहले हमको चेक करना कि एडिक्वेसी ऑफ डीआर। पहले हम ये देखो डीआरआर क्या एप्लीकेबल है, यस नो। अगर एप्लीकेबल है तो क्या डीआरआर एक, अगर डीआरआर एप्लीकेबल है
तो एडिक्वेट है कि नहीं वो हमको चेक करने का। फिर दूसरा क्या है, DRI एडिक्वेट है कि नहीं वो चेक करने का। ठीक है, पहला आएगा कि नहीं आएगा तो वो एडिक्वेट है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, इंटरेस्ट ऑन DRR। फिर हमको क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन DRI। फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हम जो DRI है उसको क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ये जो DRI है उसको सोल्ड करेंगे। फिर क्या करेंगे, DRR को हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके कहाँ ले जाएंगे हम इसको, जनरल रिजर्व के अंदर ले जाएंगे। मैंने आपको बताया था जो DRR होता है क्रिएट होता है करंट ईयर के प्रॉफिट में से, लेकिन क्लोज कहाँ पे होता है, जनरल रिजर्व के अंदर होता है। फिर आएगा हमारा ये 3 एंट्री, डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, डिबेंचर को अकाउंट को क्लोज करना है, प्रीमियम को अकाउंट को क्लोज करना है और क्लोज बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हमको फटाफट ध्यान रखना है। वापस से एक बार इस सारे को हम रिपीट कर देते हैं। हम ये सारे को रिपीट कर देते हैं। ये देखो पहला क्या देखेंगे, DRR। DRR के अंदर हमने क्या देखा था, अनलिस्टेड कंपनी के लिए देखा था ना, अनलिस्टेड कंपनी के अंदर उसमें भी अदर देन कौन सा आता था, अदर देन कौन सा आया था, अदर देन आया था चार कंपनी, कौन कौन सी, EIFI, फिर उसके बाद 272, फिर NBFC और फिर HFC, ये वाली आया था। फिर उसके बाद यहाँ पे DRI क्या, अच्छा इसका परसेंटेज भी लिख दो, इसका परसेंटेज कितना आएगा, 10% आएगा। और किसके ऊपर आएगा, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, मतलब जो आपको पेमेंट करना है नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, अब आई होप इससे रिलेटेड आपको सारा डाउट्स और सब निकल गए होंगे। फिर दूसरा हमने क्या देखा था, ये DRI कितना आता है, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो दोनों के ऊपर है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं पड़ता, यहाँ पे लिस्टेड हो या तो अनलिस्टेड दोनों के ऊपर आएगा, अनलिस्टेड दोनों के ऊपर आता है। कितना परसेंट आता है, ये आता है 15%। 15% किसका, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, नॉन कन्वर्टेबल के ऊपर आता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा ये जो इंटरेस्ट है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे हम मैंने आपको बताया था, ये जो इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, हम इसकी एंट्री करते हैं पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI, उसको कहाँ ले जाके क्लोज करते हैं, PNL अकाउंट के अंदर ले जाके क्लोज करते हैं। फिर दूसरा हमने देखा था इंटरेस्ट पेमेंट, जो डिबेंचर होल्डर है उनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या देखी थी, उसकी एंट्री देखी थी यहाँ पे है, हमारा नुकसान होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उस इंटरेस्ट को हम कहाँ ले जाके क्लोज करते हैं, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्लोज करते हैं। फिर क्लोज क्या करना है, DRI, ये इन्वेस्टमेंट को हम सोल्ड करेंगे। फिर क्लोज क्या करना है, DRR, उसको कहाँ ले जाके क्लोज करेंगे, GR के अंदर। फिर हम क्या क्लोज करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, एंड लास्ट में क्लोज करते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट है सब कंसेप्ट को हमने सीख लिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस देख लिए तो आपको फिर आज के बाद कभी भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन डिबेंचर। चलो तो फ्रेंड्स हम करते हैं हमारा CA मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबके सब अपनी नोटबुक्स निकाल लो, पेज नंबर है ये 11.196, 11.196 CA इंस्टीट्यूट इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा दिया हुआ है, हम ध्यान से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंस अपेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है, इसका मतलब क्या करने का, यहाँ पे आपको बोलेगा नहीं लेकिन हमको समझ जाना पड़ेगा क्या कि DRR अनलिस्टेड के कंपनी में आएगा कि नहीं आएगा, अनलिस्टेड कंपनी है आएगा कि नहीं आएगा, यस वेरी गुड आएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा है DRRI, तो DRI के केस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, वो तो दोनों ही आता है, लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो। ओके ओके, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6% मोर्गेज 10,000 के डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इज, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज आ जाएगा। DRR का बैलेंस कितना दे रखा हुआ है, 50,000 दे रखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या देखो, आपको ये चेक कर लेने का कि यहाँ पे टोटल डिबेंचर कितना है, टोटल डिबेंचर हमारा, टोटल डिबेंचर की वैल्यू है 10 लाख। 10 लाख का आप जब DRR कितना परसेंट होता है, DRR होता है
10%, तो 10 लाख का 10% निकालोगे तो होना कितना चाहिए, 1 लाख। हमारा दिया कितना हुआ है, 50,000। यहाँ पे 1 लाख होना चाहिए और दिया कितना है, 50,000 वाली। तो कितने से कम है पड़ रहा है, 50,000 से। तो ये हमको जो 50,000 क्या करना पड़ेगा, ये 50,000 हमको क्रिएट करना पड़ेगा। चलो बताओ, अगर ये जो क्रिएट होता है वो कौन सा, कहाँ से क्रिएट होता है, वो क्रिएट होता है करंट ईयर के प्रॉफिट में से। कहाँ से क्रिएट होगा, बोलो जल्दी, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। अच्छा सर, जब रिडम्पशन करते हैं, जब रिडम्पशन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रिडम्पशन के टाइम पे इसको क्लोज करते हैं। तो वो जो क्लोज करते हैं तो उसको कहाँ ले जाते हैं, उसको क्लोज करके कहाँ ले जाते हैं, जनरल रिजर्व के अंदर। कहाँ ले जाते हैं, जीआर के अंदर। ओके, वेरी गुड। अब डीआरआई, डीआरआई कितना परसेंट होता है हमारा, 15% होता है। ठीक है। अब डीआरआई दे कितना रखा, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट, मतलब हमने डिपॉजिट किया विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लिया, कितना दे रखा हुआ, 1,50,000। आप 10 लाख का 15% निकालोगे कितना है, 1,50,000 है। और हमने एक्चुअल किया भी कितना है, हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया भी 1,50,000 है। होना चाहिए था 1,50,000, किया हुआ भी है 1,50,000, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्रिएशन की जरूरत है नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्रिएशन की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। मगर यहाँ पे हमको इंटरेस्ट की बात बोली है 4% पर एनम। ये हमको रिसीव कब होता है, रिसीव होता है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो हमको लास्ट ईयर कब मिला होगा, दिसंबर में मिला होगा। यस सर। बैंक बैलेंस दे रखा हुआ है 9 लाख। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट किसके ऊपर है, इंटरेस्ट किसके ऊपर है, इंटरेस्ट है DRRI। इंटरेस्ट किसके ऊपर, DRI। वो भी कब मिलता है हमारा, दिसंबर के अंदर। और जो हमको पेमेंट करना पड़ता है डिबेंचर का इंटरेस्ट, उसका पेमेंट भी कब करना पड़ता है, दिसंबर में ही करना पड़ता है। अब नेक्स्ट, अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बोला हुआ फरवरी 28 2022। यहाँ पे हमने क्या किया, डिबेंचर को क्या किया, रिडम किया एट पार के ऊपर। डिबेंचर वे पेड ऑफ। अच्छा, डिबेंचर सॉरी इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट कैसे रियलाइज हुआ, एट पार के ऊपर। और डिबेंचर का पेमेंट कैसे करना है, 101। अब वैसे तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे, यहाँ पे डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100। लेकिन उसका रिडम्पशन कैसे हो रहा है, 101। मतलब क्या हुआ, जब हम क्या करें, 100 को 101 में रिडम्पशन करें, मतलब 1 रुपये ज्यादा पे रिडम करें, मतलब ये हो गया आप प्रीमियम। ठीक है। द कंसर्ट, अब यहाँ पे हमको जनरल एंट्रीज नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा हुआ है लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट पूछे हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मन के अंदर जनरल एंट्रीज बोलते जाएंगे, उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे लेजर के अंदर। सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, अगर आपको डायरेक्टली एंट्रीज ना पूछ के अगर क्या बोला हुआ है, लेजर अकाउंट पूछा हुआ है, अगर आपको क्या बोला हुआ है, लेजर अकाउंट बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और पहले बैलेंस अब लिख देंगे। बैलेंस कहाँ, कौन कौन से बैलेंस दे रखा हुआ है, सबसे पहले हमको बैलेंस दे रखा हुआ है किसका, डिबेंचर का। तो डिबेंचर का बैलेंस दे रखा है, तो डिबेंचर का बैलेंस कहाँ जाएगा, डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट तरफ में। यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग तो सिंपल होता है, मैं आपको इसका अकाउंटिंग बताते जाऊंगा। यहाँ पे हमारा डिबेंचर का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 10 लाख रुपीज। उसके बाद हमको किसका बैलेंस देगा, DRR। DRR का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो DRR का बैलेंस हमारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये रहा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। हाँ, उसके बाद हमको DRI का बैलेंस दे रखा हुआ है, कितना दे रखा, 1.5 लाख। और बैंक का बैलेंस दे रखा 9 लाख। तो DRI, ये DRI है, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 1.5 लाख का। और बैंक का बैलेंस दे रखा हुआ है, वो भी हम क्या कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 9 लाख रुपए। ये हो गया, हाँ सर इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया था, हम इसको स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या बताया था, यहाँ पे देखो, स्टेप वन के अंदर क्या बताया था कि चेक एडिक्वेसी ऑफ DRR। एडिक्वेसी ऑफ DRR, क्या DRR एडिक्वेट है कि नहीं। तो ये एडिक्वेट नहीं था, मतलब कितने से एडिक्वेट नहीं था, 50,000 से नहीं था। तो हम ये 50,000 का क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, ये क्रिएट कहाँ से होता है, ये क्रिएट होता है करंट ईयर के प्रॉफिट में से। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और टू DRR, यहाँ टू DRR। तो यहाँ पे DRR के क्रेडिट तरफ आएगा, देखो ये DRR अकाउंट, इसके क्रेडिट तरफ क्या आ गया, इसके क्रेडिट तरफ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। ठीक है, हाँ सर ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप कहाँ बता रहा है, स्टेप वाइज स्टेप ही जाना है। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे क्या करना है, एडिक्वेसी किसकी लिखनी है, DRRI। तो कितना होना चाहिए था, 1,50,000 होना चाहिए था, और है भी कितना, 1.50 लाख है। तो कुछ अनएडिक्वेट है क्या, नहीं। तो उसका कोई इसकी कोई इम्पैक्ट देंगे क्या, इसकी कोई इम्पैक्ट आएगी नहीं। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन DRRI। चलो, इंटरेस्ट ऑन
DRI, तो DRI के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब देखो लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड कब हुआ था, लास्ट इंटरेस्ट कब रिसीव हुआ था हमको 31 दिसंबर को। हम डिबेंचर का रिडम्पशन कब करें, फरवरी के अंदर। याद रखना यहाँ पे लास्ट रिसीव कब हुआ था, दिसंबर में, और हम इसका रिडम्पशन कब कर रहे हैं, इसका रिडम्पशन कर रहे हैं 28 फरवरी। यहाँ पे 31 दिसंबर था और ये 28 फरवरी, कितना टाइम हो गया दोनों के बीच में, तो ये तो दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का पूरा महीना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा। हाँ सर आएगा। हमने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का क्या है, तो 1,50,000 रुपीज। उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 4% है। 4% है तो मल्टीप्लाई बाय 4%, ये तो पूरे साल का आया, मल्टीप्लाई बाय 2 महीने का मिलेगा तो 2/2/12। इसका हम आंसर निकालेंगे, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 15, यहाँ पे आंसर आएगा 1000, 15×60, 6, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब हुआ ये कट गया, और यहाँ पे 15×60, और यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा। 1,000 का इंटरेस्ट आएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम है, इनकम में रिसीव होती है, तो एंट्री करके बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन DRRI। पहली एंट्री ये बनाने का, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, ये इंटरेस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, PNL अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और उसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वैसे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट बनाया नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इम्पैक्ट कहाँ पे आएगी, बैंक अकाउंट के अंदर आएगी। बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट तरफ क्या चले जाएगा, इंटरेस्ट ऑन DRRI। अगर DRI का, अगर अकाउंट इंटरेस्ट ऑन DRI का अकाउंट बनाते तो दो इम्पैक्ट देते। तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट तरफ, बैंक अकाउंट के डेबिट तरफ ये आ गया, यस सर आ गया, इंटरेस्ट ऑन DRRI। ये कैलकुलेशन समझ गए आप, वेरी गुड बच्चों। अब देखो, अब आगे, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, रिडम्पशन, लेकिन हमारा स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन स्टेप नंबर 4 क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट किसके ऊपर, ऑन डिबेंचर। अब देखो लास्ट हमने डिबेंचर को कब इंटरेस्ट पेमेंट किया था, इसका भी हमने लास्ट डिबेंचर किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। डिबेंचर को हम इंटरेस्ट पेमेंट कब करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कब पेमेंट करते हैं, दिसंबर में। तो हमने डिबेंचर को लास्ट पेमेंट कब किया था, डिबेंचर को लास्ट पेमेंट किया था दिसंबर दिसंबर 31 को, और इसका रिडम्पशन कब कर रहे हैं हम, फरवरी 28 को, और यहाँ पे किया 31 दिसंबर। कितना महीना हो गया सर, इसमें भी 2 महीना हो गया, वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पे टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 10 लाख की है, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख है, हाँ। अब इंटरेस्ट का रेट क्या है, इंटरेस्ट का रेट है यहाँ पे 6%, 6% है, तो 6% मतलब 100, और मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हैं, 2/12। यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएंगे। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 10,000। ये क्या गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये क्या गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पहली एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन, एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ऑन, वेरी गुड, डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, ये डेबिट हो जाएगा टू 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 बैंक अकाउंट। आप इसको डिबेंचर होल्डर में भी ले जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर भी ले जा सकते हो, टू बैंक अकाउंट। या तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी, 10,000, 10,000, ठीक है, समझ गए। और अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का लेजर अकाउंट, वैसे इसकी पूरी कंप्लीट एंट्री कैसे होती है, यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का लेजर अकाउंट नहीं बनाए। अगर बनाना होता तो हम ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम ले जाते करंट ईयर के प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, 10,000 एंड 10,000, वेरी गुड बच्चा राहुल। तो ये देखो यहाँ पे इसकी इम्पैक्ट कहाँ गई, यहाँ पे हमको पेमेंट करना पड़ रहा है, बैंक अकाउंट के किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो देखो बैंक अकाउंट के क्रेडिट के अंदर, हाँ ये बनाया हुआ है इसने लेजर। पहला तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट के अंदर कितना ले गया था, 10,000, तो बाय डिबेंचर और इंटरेस्ट, और यहाँ पे ये रही डिबेंचर और इंटरेस्ट का लेजर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू
28 फरवरी को बैंक अकाउंट लिख देंगे और उसको हम कहाँ ले जाके क्लोज करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वाइज स्टेप ही जाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, क्लोज DRR। अब क्लोज DRR कहाँ ले जाके क्लोज करेंगे, क्लोज DRR को कहाँ ले जाके क्लोज करेंगे हम, उसको लेके करेंगे जनरल रिजर्व के अंदर। क्रिएट कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोज कहाँ करते हैं, GR अकाउंट। एंट्री क्या होगी, DRR का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए हम उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो DRR अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, और उसके बाद टू जनरल रिजर्व। तो देखो यहाँ पे DRR का बैलेंस कितना था, तो यहाँ पे अगर आप इनिशियल देखोगे तो इनिशियल बैलेंस कितना था, इसका 50,000 था, हमने 50,000 और क्रिएट किया, मतलब DRR का बैलेंस कितना हो गया था, 1 लाख। तो हम यहाँ पे पूरे 1 लाख से उसको क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 1 लाख। 1 लाख। याद रखना क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्रीज नहीं पूछी है, इसलिए हम जनरल एंट्रीज को मन में पास करेंगे, ये सारे स्टेप्स हम माइंड में करेंगे, उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। यहाँ पे DRR क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा DRR हो रहा है डेबिट, तो यहाँ पे DRR के अंदर डेबिट के अंदर क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। कहाँ गया हमारा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, नीचे दे रखा हुआ बैंक के। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व 1 लाख। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप नंबर कौन सा, स्टेप नंबर 6 के ऊपर। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, क्लोज DRRI अकाउंट। क्लोज DRRI अकाउंट। क्लोज DRI अकाउंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने डिबेंच इन्वेस्टमेंट को कैसे रियलाइज किया, इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज एट पार। जब ये पार पे रियलाइज हुआ है तो इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, इसको सोल्ड आउट करेंगे। इसको सोल्ड आउट करेंगे, इसका पार्ट में रियलाइज है वो पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। कितना हमारा था ये इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख का था, 1,50,000, 1,50,000। ओके, क्लोज DRI, हमने क्लोज DRI को क्लोज कर दिया, यस कर दिया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ी है, यहाँ पे DRI क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो DRI के क्रेडिट में लिखेंगे और बैंक अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दिया, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू DRRI अकाउंट। ये हो गया, यस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर कुछ भी बचा नहीं है, फटाफट स्टेप 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स है, हम क्या करेंगे, डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए उसको डिबेंचर को कैंसिल करो और डिबेंचर होल्डर को क्रिएट करो। तो यहाँ पे डिबेंचर को कैसे हमने पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम करना चाहते हैं 100 का पेमेंट 101 के अंदर। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर हमारे हम इसको डेबिट कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल, क्योंकि 100 का हम कैसे जा रहे हैं, 105 101 के अंदर, प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये होल्डर हो गया। हाँ, यहाँ पे कितना रुपए का, 100 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये, और यहाँ पे क्या 101 रुपये। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है, 10,000, मल्टीप्लाई 10,000, मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 लाख। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10,000, और यहाँ पे आएगा 10 लाख 10,000। हो गया। फिर अच्छा, पहले इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे पोस्टिंग के अंदर क्या आएगा, डिबेंचर के डेबिट में आएगा, लेकिन नाम क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर। तो देखो डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में नाम क्या है, डिबेंचर होल्डर कितना गया, 10 लाख। फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ पे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट के अंदर मगर नाम क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर 10,000 रुपीज़। यहाँ पे इसने डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो क्वेश्चन में पूछा हो तो बनाने का, बना नहीं बना आपको बनाना, आप बना सकते हैं। और डिबेंचर होल्डर के हम क्रेडिट में लिख देंगे। स्टेप नंबर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 8। स्टेप 8 नंबर क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 8। स्टेप 8 क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा बैंक पेमेंट का। तो बैंक पेमेंट कैसे होगा, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे कितना पेमेंट करेंगे हम, 10,10,000। ठीक है, 10 लाख 10,000। और यहाँ पे कितना चला जाएगा,
10,10,000, 10,10,000 का पेमेंट कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डिबेंचर होल्डर डेबिट हो रहा है। तो बैंक का लेजर अकाउंट बनाएंगे और बैंक के लेजर के क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम क्या आएगा सामने वाली पार्टी का, डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे देखो डिबेंचर होल्डर बैंक के क्रेडिट में लिख दिया हाँ। और लास्ट होता है स्टेप नंबर हमारा 9, स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 क्या होता है, ये जो प्रीमियम है ना उसको क्लोज करो। प्रीमियम को कहाँ ले जाके बोल क्लोज करें, जल्दी बोलो यस, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर, कितना अमाउंट आ जाएगा डिबेंचर होल्डर के अंदर, सॉरी प्रीमियम की अमाउंट कितनी थी, 10,000 थी, तो 10,000 से हम उसको कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। वैसे यहाँ पे इसका पूछा नहीं है, तो ये बस ये एंट्री कर देनी है। आपको लेजर अकाउंट पूछा होता तो हम डिबेंचर सॉरी, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कहाँ से लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो प्रीमियम का लेजर था उसको हमने क्लोज कर दिया, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे अगर प्रीमियम पेबल और डिबेंचर का लेजर अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट में पीएनएल अकाउंट लिखते हैं। चलो अब क्या करेंगे सब, बस जितने कंसेप्ट है सब क्लोज हो चुके हैं, जितने स्टेप्स हैं हमारे सारे पूरे हो चुके हैं। अब हम लेजर को करो क्लोज। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 10 लाख का बैलेंस, यहाँ पे 10 लाख का बैलेंस, ये हो गया अकाउंट क्लोज। यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये वाला, हाँ ये वाला स्टेप्स हमारा प्रीमियम यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में लेकिन नाम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, इससे ये अकाउंट हो जाता है क्लोज, ये अकाउंट हो जाता है क्लोज, इंटरेस्ट का अकाउंट हो जाता है क्लोज। बचा कौन सा, बैंक। बैंक के अंदर क्या निकालेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना आ जाएगा, 31,000। तो बच्चों मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने के अंदर। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि कैसे कैसे एक जनरल एंट्रीज बनानी है और उसके ऊपर से पोस्टिंग करनी है। चलो आगे और दो क्वेश्चन और देखते हैं, माइंड में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 4, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे मैं आपको ले चलूँ, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कौन सा आएगा, क्वेश्चन के अंदर दो बातें आ रही है। एक तो कौन सा आ रहा है, राइट इशू की बात आ रही है, राइट इशू, और दूसरा क्या आ रहा है, बोनस के बारे में। ठीक है, अगर आपने मेरा राइट इशू बोनस के ऊपर का लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ राइट इशू की एंट्रीज क्या होती है। राइट इशू की एंट्रीज क्या होती है, राइट इशू की एंट्री देखो, राइट इशू क्या होता है, फटाफट 1 मिनट के अंदर एक रिकैप करवा लेता हूँ जिस बच्चे ने इसको नहीं देखा है। तो राइट इशू किसको दिया जाता है, राइट इशू दिया जाता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। कौन सा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इनको कंपनी क्यों राइट देती है, ताकि यहाँ पे इनको राइट टू परचेस हो, कि आपको ऑफर दिया जाएगा कि आपके पास राइट टू परचेस होता है, आप चाहो तो इस परचेस को एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो इसको क्या कर सकते हो, आपको रेनशिएशन कर सकते हो, या तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो कि मुझे को कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, जब भी कंपनी राइट इशू देती है और लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं तो उसके अंदर एंट्री कैसे होती है, तो जो राइट इशू होता है वो हम कंपनी दो प्रकार से इशू करती है, आइदर एट पार पे इशू करेगी और एट प्रीमियम पे इशू करेगी। पार पे इशू मतलब फेस वैल्यू पे इशू करना। ठीक है, पार पे इशू करना मतलब फेस वैल्यू पे इशू करना, उसको बोलते हैं पार। और प्रीमियम पे इशू करना मतलब सपोज 12 रुपए पे इशू किया, फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 10 और इशू कितने पे किया, 12 पे, मतलब इसको हम बोलते हैं कि आपको ज्यादा पे जब इशू करती है। जब पार पे इशू करती है तो एंट्री क्या होती है, पैसा आता है कंपनी का, यहाँ पे एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जब प्रीमियम पे करती है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में 10, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2, और यहाँ पे बैंक पे कितना जाएगा, 12, और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इशू किए हैं वो। ठीक है, यस सर, ये हमारा कंसेप्ट किसके ऊपर था, राइट इशू के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट किसके ऊपर था, बोनस के ऊपर। बोनस के ऊपर हमने क्या देखा था, बोनस, बोनस मतलब किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर क्या कितने भी दे देंगे, नहीं, उनके प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग, प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग के बेसिस पे दिया जाता है। सर ये कहाँ से दिया जाता है, ये दिया जाता है रिजर्व सरप्लस। कौन कौन से रिजर्व सरप्लस होते हैं, हम 5
कौन कौन सा होगा? CRR सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड PNL अकाउंट यहाँ से दिया जाता है। ओके सर, इसकी एक इम्पैक्ट होती है, रिजर्व कम हो जाता है और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा बढ़ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरी गुड, जो बच्चों को याद है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को हम कम करके इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ले जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एंट्री क्या होती है? 2 एंट्री होती है इसके अंदर। ये जितने भी रिजर्व बताए हुए हैं, ये रिजर्व क्या हो जाएंगे? ऑल दिस 5 रिजर्व, 5 रिजर्व को हम क्या करेंगे? 5 रिजर्व को हम डेबिट करेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर, हाँ, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर देखते हैं क्या दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ बीई लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी। अब इसी से क्या समझ आता है? क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, लेकिन हमको ये समझ जाना है कि अनलिस्टेड कंपनी बोला हुआ है, मतलब इसकी इंपैक्ट दो जगह पड़ने वाली है। एक पड़ने वाली DRR के ऊपर और दूसरी पड़ने वाली है DRRI के ऊपर। तो DRR कितना आएगा हमारा? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर आएगा, और DRI कितना आएगा? 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर आएगा। नीचे हम देखते हैं क्या कितना दे रखा है, कितना नहीं दे रखा। ओके सर, देखो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस नोट्स टू अकाउंट 2 के अंदर दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 के अंदर दे रखा है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 4 है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके सर, अब नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखा है? ऑथराइज शेयर है, इससे कोई मतलब है क्या? नहीं सर, इससे कोई मतलब नहीं है। इशू, हाँ, इशू से मतलब है 20,000 के हमारे शेयर है, 10 रुपए के भाव से दे रखे हैं। रिजर्व सरप्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ PNL अकाउंट है। अब देखो यहाँ पे DRR का कोई बैलेंस दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर कितना दे रखा हुआ है? 12% के डिबेंचर। ओके सर, डिबेंचर का बैलेंस दे रखा है 1,20,000 का। प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखा है, कैश बैंक बैलेंस है। तो न तो DRR दे रखा हुआ है, न यहाँ पे हमको करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर DRR भी नहीं दे रखा, ठीक है, ये भी नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे कंपनी क्या दे रही है? राइट इशू दे रही है, टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एन ऑप्शन टू परचेस। जब भी ऑप्शन टू परचेस हो रहा है, इसका मतलब ये कंपनी क्या दे रही है? राइट इशू दे रही है। किसको दे रही है? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है। कितना प्राइस का? 10 रुपए का शेयर, लेकिन कितने प्राइस पे? 15 में। सर शेयर कितने हैं? फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 शेयर, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब अगर आपके पास कितने शेयर होंगे? 4 शेयर होंगे। आपके पास 4 शेयर होंगे, 4 शेयर होंगे तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 1 शेयर मिलेगा। आपके पास कंपनी ने कितने इशू किए? जो इश्यू होता है उसी पे हम शेयर, हम राइट इशू देते हैं। इशू कितना है? 20,000। तो 20,000 है तो कितना हमारा नंबर ऑफ राइट इशू आएंगे? तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5,000। 5,000 नंबर ऑफ शेयर आ गया, 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। यस सर, ये सब आपका क्या होगा? वर्किंग नोट का पार्ट होना चाहिए, वरना आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? कैलकुलेटर पे करते हैं। कैलकुलेटर पे नहीं करना आपको, एग्जाम के अंदर आपको वर्किंग नोट में बताना है नंबर ऑफ राइट इशू टू बी इशू। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू एज अ राइट इशू। ओके, तो हमको कितने शेयर इशू करने हैं सर? 5,000 के इशू करने हैं, और कितनी प्राइस से करना है? 15 रुपये से करना है, क्योंकि ये प्रीमियम से है, प्रीमियम से है। तो हम, अच्छा, ये क्वेश्चन में एंट्री इस बार जनरल एंट्रीज पूछिए, तो हम साथ साथ में यहाँ पे जनरल एंट्रीज भी करते हुए चलते हैं। जर्नल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज भी हम करते हैं साथ साथ। आप मेरे साथ बने रहिए, आप भी करते जाइए, बोलते जाइए। या तो क्या है, हम राइट इश्यू ला रहे हैं और प्रीमियम से ला रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? पैसे आ रहा है बैंक अकाउंट को, हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों? क्योंकि 10 का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 15 में कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 5 रुपये आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 5 रुपये, इक्विटी शेयर कैपिटल में 10, और यहाँ पे आएगा टोटल 15। कितने शेयर इशू किए हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया? 5,000। तो मल्टीप्लाई बाय 5,000, मल्टीप्लाई बाय 5,000, मल्टीप्लाई बाय 5,000। ओके सर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अमाउंट आएगी 75,000, 75,000, 75,000। आ गया? यस सर, आ गया। अब देखो, ये राइट इशू कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इश्यू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। कितने शेयर? आपके पास 5 शेयर है तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 1 शेयर मिलेगा।
तो सर समझ गया, मैं समझ गया, जैसे आपने यहाँ पे किया था उस वैसे ही मैं नीचे कर देता हूँ। 5 शेयर पे कितना शेयर, एक शेयर, टोटल कितने शेयर है 20,000, तो 20,000 पर कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4,000। करेक्ट, 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 यस सर, करेक्ट, वेरी करेक्ट, ऐसे ही तो करेंगे। अरे बेटा ऐसे किया ना तो मार्क्स आपके मिलेंगे डंडे। डंडे क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट है आपका गलत। सर ये क्या बोल रहे हो, आपने तो क्या किया था, ऊपर वैसा का वैसा क्या था। अरे बेटा ये एक चीज को ध्यान रखना कि जब आप क्या दे रहे हो, नॉर्मल आपका इश्यू था, उसके बाद आप क्या लेके आए थे, राइट इश्यू लेके आए थे, और यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी, हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो बोनस आया था ना हमारा, ये बोनस, इसके पहले क्या आया था, राइट इशू आया था, और राइट इशू के बाद क्या आया था, बोनस से आया था। तो सर मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे बेटा ये देख, ये देख तू, यहाँ पे इशू कितना था हमारा, इशू था ऑलरेडी, इशू था कितना 20,000। उसके बाद आप क्या लेके आए सर, राइट इशू लेके आया था। राइट इशू के अंदर कितने शेयर इशू किए थे आपने, सर 5,000 के इशू किए थे। अब 5,000 के जब इशू करते तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई थी, सर 25,000 की हो गई थी। हाँ सर अब क्लिक हो रहा है मुझे कि यहाँ पे हमको ये जो बोनस शेयर का रेशियो अप्लाई करना है, ये 25,000 पे करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, अब क्लिक हो गई। तो सर 5 पे एक शेयर दिया जाएगा, तो 25,000, 25,000 पे कितने शेयर दिए जाएंगे, तो 25,000 पे कितने शेयर आएंगे आपके, 5,000 शेयर आएंगे। वेरी गुड, 5,000 बोनस शेयर आएंगे। ठीक है सर, एकदम क्लियर हो गया, सब मजेदार, फर्स्ट क्लास, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा बताओ बेटा कि बोनस कहाँ से दिया जाता है, सर कितनी बार रटवाओगे, बोनस शेयर दिया जाता है रिजर्व सरप्लस में से। तो यहाँ पे बेटा देखो, बताओ मेरे को रिजर्व सरप्लस क्या है, सर साफ साफ तो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। सही है, नहीं अभी भी मार्क्स गलत हो जाएंगे। सर ये क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पे तो हमको एक ही रिजर्व दे रखा है और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो ले जाएंगे। अरे बेटा ये देख, ये देख तूने यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री पास की थी उसके अंदर एक रिजर्व क्रिएट किया था, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम किया था कि नहीं किया था, हाँ। इसके अंदर यहाँ पे जो अमाउंट है 525, 25,000 का रिजर्व क्रिएट किया था, तो ये भी तो देंगे। अरे सर क्या बात बोल दी यार। तो देखो, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर कहाँ से दिया जाता है, आउट ऑफ रिजर्व। रिजर्व के अंदर हमारे रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, कौन से रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सी आर आर, क्या कुछ सी आर आर दिया है, नहीं। फिर सी आर दिया है, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, नहीं। यहाँ पे जी आर दिया है, नहीं। सिर्फ पी एन एल है। अरे सर ये जो है ना, ये भी तो माना जाएगा, तो ये वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन जन अपनी राइट इश्यू में क्रिएट हो रहा है, तो पहले क्या यूज करेंगे, 25,000 को यूज करेंगे किसके सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बाकी अगर बचा तो कहाँ से लाएंगे, पी एन एल अकाउंट। सर गॉट इट, गॉट इट सर, वेरी गुड। बच्चों की यहाँ पे ही मिस्टेक्स होती है। यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट, कितनी अमाउंट से, 25,000 से। सर पहले अमाउंट तो देख लो, बोनस टू शेयर होल्डर की अमाउंट कितनी थी, नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना आया था, नंबर ऑफ बोनस शेयर आया था हमारा 5,000 बोनस शेयर आया था। ये रहा 5,000, और कितने में हमारा जो फेस वैल्यू कितना है, 10,000 है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो कितना आएगा, 50,000 की अमाउंट आ जाएगी। 50,000 की अमाउंट आएगी। अब 25,000 तो कहाँ से आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो बाकी का कहाँ से लाएंगे, पीएनएल में से। तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे, 25,000 से करेंगे। और टू, सब बोनस टू शेयर होल्डर, वेरी गुड, बोनस टू शेयर होल्डर कितना लाएंगे, 50,000 रुपए लेके आएंगे, समझ गए, हाँ। कैलकुलेशन कैसा है, 5,000 के बोनस शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का प्राइस, नॉर्मल इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 50,000 आ गया, और 25 यहाँ पे यहाँ चला गया। ये 25 के आगे ये 25 यहाँ पे दिया हुआ। याद रखना क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हमारे आंसर में क्रिएट हुआ, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्या है, स्टेप दे रखा, नेक्स्ट वाला स्टेप है टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट पार एज पर द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। ठीक है, तो सर देखो अब हम क्या करना है, आगे का जो क्वेश्चन है ना उनको वैसे ही सॉल्व करना है जो मैंने आपको स्टेप्स सिखाए थे। चलो पहला स्टेप्स,
स्टेप्स बोलते जाएंगे। स्टेप वन नंबर वन क्या था, मन के अंदर पहला स्टेप क्या था, क्रिएट डीआरआर। तो यहाँ पे देखो डीआरआर, क्या डीआरआर हमको दे रखा हुआ है बैलेंस, यहाँ पे डीआरआर सर नहीं दे रखा हुआ है, डीआरआर ये हमने देखा डीआरआर नहीं दे रखा। तो सर यहाँ पे डिबेंचर कितना है, 1,20,000, परसेंटेज कितना है 10%, तो डीआरआर कितना होगा 12,000। क्रिएट डीआरआर करो, डीआरआर कहाँ से करते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और टू टू डी आर आर अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1,20,000, उसका 10% करेंगे 12,000। ओके सर 12,000, यस आ गया। फिर नेक्स्ट, फिर क्रिएट डी आर आर आई। तो डी आर आई पहले से दिया हुआ है नहीं, सॉरी पहले भी डी आर आई नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 1,20,000 जो है, 1,20,000 का क्या करोगे 15% करोगे। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 15 एक 15 18,000 आएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे अमाउंट के एंट्री क्या हो जाएगी, डी आर आर आई अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 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 बैंक, कितना हो जाएगा 18,000। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हाँ, चेक एडिक्वेसी ऑफ डी आर आर, इनएडिक्वेट था तो हमने किया। फिर स्टेप 2 था चेक एडिक्वेसी ऑफ डी आर आई, इनएडिक्वेट था हमने क्रिएट कर दिया। फिर स्टेप नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन डी आर आर, इंटरेस्ट ऑन डी आर आई। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बात है सब कुछ भी पता नहीं है, तो ये कोई स्टेप्स आएगा क्या इंटरेस्ट ऑन डी आर आई का, तो नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई का कोई स्टेप्स आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, मैं खाली आपको स्टेप्स के एंगल से दिखा रहा हूँ, मन में बोलते जाना हाँ ये स्टेप्स नहीं आएगा। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का लास्ट दिया हुआ है क्या, नहीं सर नहीं दिया हुआ है। लास्ट कब पेमेंट किया था इंटरेस्ट, फिर डिबेंचर का रिडम्पशन कब हो रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका भी कोई एंट्री आएगी नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये क्लोज डीआरआर। ये जो मैंने आपको बताया था कि डीआरआर को कहाँ ले जाकर क्लोज करते हैं, करंट ईयर के जर्नलिज्म में। तो डीआरआर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डीआरआर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व कितने से क्रिएट हुआ था, 12,000 से। ये 12,000 से क्रिएट हुआ था, 12,000 से हम इसको क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डीआरआई को सोल्ड कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डीआरआई उतनी वैल्यू पे रियलाइज हो गया, रियलाइज एट पार इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया एंड टू डी आर आर आई कितने से हो गया 15 कितना है ये 18,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 18,000, 18,000, 18,000, ठीक है यस सर। फिर नेक्स्ट 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, हमने डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे करें, हम डिबेंचर का रिडम्पशन करें 3% के प्रीमियम से। तो प्रीमियम से है तो कितनी एंट्री आएगी, 3 एंट्री आ जाएगी। सर ये तो हमको रट गई है, तो बोलते जाओ रट गई है तो फटाफट यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दो। प्रीमियम, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 100 डिबेंचर था 1,20,000 का, इसका 3% करोगे तो आएगा 3,600 और टोटल कितने का 123600। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे। एंट्री नंबर 10, डिबेंचर होल्डर को हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को अकाउंट को डेबिट डेबिट कर देंगे कितने से 123600 टू, पैसा जाएगा बैंक अकाउंट 123600। फिर नेक्स्ट 11th, इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रीमियम था उसको कहाँ ले जाएंगे, ये प्रीमियम को ले जाएंगे पीएनएल के अंदर। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितनी अमाउंट रहेगा 3,600, 3,600। तो सर कैसा लगा ये मेरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन है उसको मैंने कंप्लीट किया। बड़ा क्वेश्चन आता है ये 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है जो मिक्सअप है डिबेंचर एंड उसके डिबेंचर बोनस राइट इशू के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको आएगा मजा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आगे का ये एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में। अरे सर कोई बड़ी बात नहीं है, सब डेट का इश्यू है, बस डेट के ऊपर आप फोकस बनाए रखना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सर शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, लिब्रा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। सबसे पहले क्या आया, ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है तो हमको क्या करने का, ऑलवेज मैंने आपको बताया कि डिबेंचर के क्वेश्चन में ऑलवेज डीआरआर और डीआरआई के एंगल से क्वेश्चन को सोच लेने का। तो डीआरआर क्या, यहाँ पे डीआरआर आएगा नहीं सर, डी लिस्टेड है तो डीआरआर नहीं आएगा। क्या डीआरआई आएगा, यस सर डीआरआई तो आएगा ही आएगा। ओके, अब कंपनी क्या करिए, मेड अ पब्लिक इशू किया है, ऑफ विच फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर कितने थे, 2 लाख के थे। फेस वैल्यू इशू एट कितना क्या, 100 पे क्या हुआ है, कन्वर्टेबल पार्ट है। अरे सर इसका क्या कर रहा है, इसमें से 60% तो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, अच्छा मगर कहाँ से काउंट करना है, तो ये आ रहा है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। कब से कहाँ है, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। तो यहाँ से कन्वर्जन का पार्ट है, 6 महीने का टाइम पीरियड है, और क्लोजर के बाद से डेट ऑफ क्लोजर और सब्सक्रिप्शन हमको दे दिया है। डेट ऑफ क्लोजर क्या दे रखा हुआ, डेट ऑफ क्लोजर दे रखा हुआ, डेट ऑफ क्लोजर और सब्सक्रिप्शन 1 मई 2021 को दे रखा है। डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। डेट ऑफ अलॉटमेंट कब से हो रहा है, 1/6/21 को हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, ठीक है। पेबल, मगर इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कब से करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की डेट क्या रही, 1/6/21 थी, उसके बाद से इसका पेमेंट करना है। सर एक काम करते हैं, इसको हम एक एक करके पूरा नोट वाइज लिख देते हैं। यहाँ पे क्लोजर ऑफ इशू, क्लोजर ऑफ इशू कब से क्लोज हुआ है हमारा इशू, 1 मई 2021 को। उसके क्या है, यहाँ से 6 मंथ्स, ये 1 मई 21 है, 1 मई 21 क्लोजर ऑफ 21, एक इसके 6 महीने बाद। तो आप ये मई है तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये कौन सा पीरियड हुआ, मई है तो आप इसको मई का पूरा महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे 1 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 महीने, 6 महीने क्या था, यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60% ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा, विल बी कन्वर्टेड किसके अंदर, कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, इनटू इक्विटी शेयर। और रेस्ट क्या होंगे, रेस्ट 40% क्या होंगे, वो एंड रेस्ट 40% रिमेन डिबेंचर होल्डर। तो बाकी के जो 40% है वो तो वैसे के वैसे डिबेंचर बनेंगे, लेकिन जो 60% है वो क्या हो जाएंगे, हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने हम काउंट कर लेते हैं, तो पांचवा छठा सातवां, 1 5 है तो 1 6, 1 6 6 7 8 9 10 11, 1 11 मतलब इसको आप 31 31 10 31 10 21, 31 10 21 की डेट ले सकते हैं, हाँ। तो यहाँ उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 31 10 21, ये डेट हो गया, हाँ हो गया। इस डेट को क्या होगा, कन्वर्जन, और बाकी का 40% एज इट इज। उसके बाद एक इंटरेस्ट की पेमेंट की थी, यहाँ पे कुछ बोला था कि 15% का हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, और ये जो इंटरेस्ट देना है कहाँ से देना है, अलॉटमेंट डेट से। तो यहाँ पे हमको अलॉटमेंट कब हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है 1 जून को। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ इशू, अलॉटमेंट कब हुआ है, 1 जून 21 को हुआ है, ठीक है सर समझ आ गया। और वहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है हमको सितंबर और मार्च, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा, बीच में आ रहा है सितंबर, कौन सा, 30 सितंबर। तो यहाँ पे 30 सितंबर 21, यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट, क्या करना है हमको, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो यहाँ से अगर आप डेट देखोगे, तो यहाँ से अगर आप डेट देखोगे, तो यहाँ से जो इंटरेस्ट की डेट है, इसका पेमेंट कब हो होगा,
इसका पेमेंट होगा जून, 1 जून है तो 1 जुलाई, 1 जुलाई जून का पूरा महीना, जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने हो गए, 4 मंथ हो गए। सर यहाँ से क्यों कैलकुलेट किया, क्लोजर से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट के बाद से ही हमको उसका इंटरेस्ट गिनना है। तो हमारा अलॉटमेंट 1 जून से हुआ था, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने हो गए, 4 महीने का। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा, यहाँ से अगर आप गिनोगे, चलो यहाँ लिख ही देते हैं, यहाँ से अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट कितना आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर 4 मंथ, कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने का इंटरेस्ट देना है, हाँ 4 महीने का इंटरेस्ट देना है। ओके सर, इसका लास्ट नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट कब आएगा, 31 मार्च में आएगा। तो यहाँ पे हम वापस से लिख देते हैं, और 31 मार्च 2022, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, बस ये इतनी डेट का हमको ध्यान रखना है। अब ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो देखो पहला हमने क्या किया, पहला हमने इशू रिडम्पशन को हम डिबेंचर इशू किए, फिर सेकंड स्टेप पे आएगा हमारा अलॉटमेंट, थर्ड पे आएगा हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट, फोर्थ पे आएगा कन्वर्जन, फिफ्थ पे आएगा वापस से इंटरेस्ट का पेमेंट। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते जाते हैं। इसकी पहली जनरल एंट्रीज क्या होगी, यहाँ पे देखो बोला हुआ है कंपनी के अंदर राइट द जनरल एंट्रीज ऑफ ऑल द अबव ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज पहली करते हैं, पहला हमने डिबेंचर को इशू किया है, तो यहाँ पे पैसा आएगा, क्योंकि हमने इशू किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना हमने किया था, यहाँ पे टोटल 2 लाख के डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से कितना आएगा, 2 करोड़ आएगा, 2 CR, 2 CR, ठीक है, पहली एंट्री होगी। अब ये एंट्री कौन सी डेट की होगी, ये एंट्री होगी हम जब हमने इशू क्लोज हुआ, तब हमारे पास ये पैसा आया 1 मई 2021 को। फिर उसका इसका हमारा जो पैसा है उसका अलॉटमेंट कब किया हमने, 1 जून को, तो 1 जून 2021 को क्या आएगा, इसका पैसा आएगा। पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड टू टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अलॉटमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिबेंचर को अलॉटमेंट करेंगे, तो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितने से हो जाएगा, 2 करोड़ से, 3 2 5 7, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमने ये स्टेप कर दिया, ये स्टेप कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट का। इंटरेस्ट का पेमेंट कब आ रहा है, 4 महीने बाद, और इसकी डेट कौन सी पड़ेगी, इसकी डेट पड़ेगी 30 सितंबर। तो यहाँ पे 30 सितंबर 21 इंटरेस्ट का पेमेंट, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा बैंक अकाउंट। एंट्री कैसे होगी, टोटल कितने का डिबेंचर है, 2 करोड़ के, तो 2 करोड़ लिख देते हैं, 3 3 6 1 7, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ये रहा 15%, तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 4/12, 4/12, इसका आंसर हम निकालते हैं 2 करोड़ का, कितना है, 2 करोड़, 2 2 4 5 6 1 7 मल्टीप्लाई बाय 15%, और उसका क्या करना है, उसका करना है डिवाइड बाय 3, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 10 लाख रुपीज़। ओके, तो ये आ गया हमारा 10 लाख रुपीज़, 10 लाख
रुपीज़। ये हो गया, यस। ये हमारा ये 30 सितंबर खत्म हो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 30 सितंबर के बाद क्या रहा है, 31 दिसंबर आ रहा है। सर इसमें एक चीज़ रह गई, एक चीज़ रह गई जो यहाँ पे करनी थी। देखो जब भी यहाँ पे शेयर का अलॉटमेंट होता है ना, मैं यहाँ पे एक एंट्री एक एंट्री ऐड कर देता हूँ कि जब भी हमारा यहाँ पे हमने एक लिखा था कि देखो ये, आप बच्चों भूलना मत, ये जो DRR है वो आएगा नहीं, लेकिन क्या आएगा, DRI तो आएगा ना, हाँ आएगा। DRI आएगा तो कितना परसेंट आएगा, ये 15% आएगा। कितना, 15%। कौन सी वैल्यू के ऊपर आएगा, हमारा टोटल वैल्यू कितना है, डिबेंचर का 2 करोड़ है। अब यहाँ पे देखो DRRI का कैलकुलेशन, वैसे तो DRI कितना परसेंट होता है, 15%। कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, वैल्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन डिबेंचर के अंदर खास बात ध्यान रखने का कि ये वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के ऊपर, जिसको हमको कन्वर्ट नहीं करना। तो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिबेंचर, पार्ट ऑफ डिबेंचर। तो देखो इसमें से क्या है, 60% तो क्या हो जाएंगे, 60% हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने नहीं कन्वर्ट होंगे, 40% रिमेन टू बी डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे 40% वाले के ऊपर ही हमको क्या करना है, इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि यहाँ पे 2 करोड़ 4 5 6 7, 2 करोड़, और उसका पहले नॉन कन्वर्टेबल कितना है, 40%। उस वैल्यू का कितना निकालेंगे, उस वैल्यू का 15% निकालेंगे। तो आप इसकी अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे होगा 80, हाँ 2 करोड़ है तो 80 लाख, और 80 लाख का कैलकुलेट का यूज़ करते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे, पहले 40% करेंगे जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है, 40%, और फिर उसका हम करेंगे 15%, वो आएगा 12 लाख। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है, 12 लाख का रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम ये यहाँ पे एक एंट्री और करेंगे, यहाँ पे बीच में मैं एंट्री डाल देता हूँ 1 जून 2021 को। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी, एंट्री क्या होगी, DRRI अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, टू बैंक अकाउंट। अगर आपको बाई चांस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रह जाता है तो आप इसको सबसे लास्ट में भी डेट करेक्ट करके आप लिख सकते हो, उसके मार्क्स मिलेंगे, उसके अंदर कोई इशू आएगा नहीं। टोटल अमाउंट कितनी आई थी, 12 लाख की आई थी। तो ये हमारे 12 लाख की अमाउंट, ये हमारी 12 लाख की अमाउंट, ठीक है सर। तो ये क्या हुआ, ये हमने कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए थे, हम यहाँ पे आए थे कन्वर्टेबल पार्ट के ऊपर। सो सर कितना अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है, 60% कन्वर्टेबल हो रहा है। अब आपको अब याद हो गया होगा, मैंने कन्वर्ट के ऊपर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन किया था, आप जाके वो पूरा एक वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं फटाफट यहाँ पे कन्वर्ट करवा देता हूँ। डिबेंचर को हम कन्वर्ट किसके अंदर करें, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करें। तो कितने, सभी के सभी को करें, नहीं सर, ओनली 40% वाले को करें। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, 3 3 6 1 7, 40%। ये 40% को क्या करें, कन्वर्ट करें। इशू प्राइस क्या रहने वाली है, इशू प्राइस रहने वाली है 15 रुपीज़। देखो यहाँ पे इशू वाले प्राइस क्या रहने वाली है, 60 रुपीज़। 10 रुपये का है लेकिन 60 रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हमको यहाँ पे डिवाइड बाय कितने से करना है, 60 रुपीज़ से करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 2 करोड़ का 40% करके मतलब आएगा 80 लाख। एक मिनट, तो 2 करोड़ का 40% मतलब 80 लाख, 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने डिवाइड करेंगे हम उसको 60 से। तो 2 करोड़ का, देखिए यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्सन कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कन्वर्ट कितना हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है
कन्वर्टेबल पोर्शन था 60%, यहाँ पे जितना कन्वर्ट हो रहा है वो अमाउंट को लेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट लेंगे हम 60% कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 करोड़ 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 60%, उसको डिवाइड बाय कितने से करेंगे, 60 से करेंगे, तो आएगा 20,000। क्या आएगा, 20,000। ये क्या आ गया, 20,000 आ गए हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके इसको हमने इशू कैसे किया हुआ है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन हमने इसको इशू किया है 60 रुपीज़ के ऊपर। देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन इशू क्या है 60 के ऊपर। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ चुका है, 20,000 आ चुका है। इसकी एंट्री हम पास करते हैं, कब ये कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को हम इसकी एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो डिबेंचर को हम करेंगे डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसके सामने हम क्या दे रहे हैं, इसके सामने दे रहे हैं हम नए इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, और उसको हम प्रीमियम से इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 10 फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की थी, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, मतलब 60 रुपए की वैल्यू है, 60 माइनस 10 करोगे आप, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, ये 50 आ गया, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 60 का 60 आएगा, सॉरी यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे तो टोटल जो डिबेंचर कन्वर्ट हुए थे वो आएंगे। तो इसकी वैल्यू फिलअप करते जाते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, 20,000, इक्विटी शेयर 20,000, यहाँ पे 20,000, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 लाख, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पे टोटल डिबेंचर के अंदर कितना आएगा, 12 लाख। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, डिबेंचर की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 31 दिसंबर को हमने डिबेंचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आगे वाला स्टेप जाता है। अब आगे वाला सबसे, अगर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ट्रिकी स्टेप है तो ये वाला। क्यों, हमको यहाँ पे क्या करना है, डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है, 31 मार्च को करना है। तो 31 मार्च को डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, 31 मार्च 22। इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री सिंपल होती है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू टू क्या करोगे, इसका पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट। एंट्री हो गई, अमाउंट निकालना ट्रिक है। सर अमाउंट क्यों निकालना बाकी है, इंटरेस्ट किसको किया जाता है, प्रेजेंट शेयर होल्डर का। सर ये तो सिंपल है, यहाँ पे दो, अपने पास टोटल कितने के डिबेंचर्स थे, 2 करोड़ के थे, उसमें से आपने कितने कन्वर्ट कर दिए, 40%, कितने बच गए, 60% कन्वर्ट कर दिए, कितने बच गए, 40%, तो 2 करोड़ की वैल्यू के डिबेंचर। ठीक है, 2 करोड़ की वैल्यू के डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 40% निकालोगे तो वो आएगा 80 लाख। क्या आ गया, 80 लाख। ये 80 लाख का आप क्या करोगे, ये 80 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है इसका, डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो यहाँ पे 15% इसका निकाल देंगे। लास्ट सर हमने इंटरेस्ट कब पे किया था, लास्ट इंटरेस्ट हमने पे किया था 30 सितंबर को। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना पीरियड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, तो आप सर क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे इसका अमाउंट निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 12 लाख। सर सिंपल था, उसमें कौन सी बड़ी बात। अरे बेटा ये कैलकुलेशन गलत है। क्यों, क्या हुआ सर इसमें गलत कैसा, अरे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये जो आपने ये जो 40% वाला कैलकुलेशन का पार्ट लिखा हुआ है, ये तो नो डाउट ये कब से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या थे, फुल डिबेंचर थे, लेकिन उनका क्या, जो क्या थे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या थे, 1 महीने के लिए, मतलब ये 30 सितंबर को कन्वर्ट हुआ था और ये 31 दिसंबर, बीच का पीरियड कितना हो गया, 1 मंथ। ये 1 मंथ में कितना परसेंट, जो 60% जो डिबेंचर्स थे वो 1 मंथ के अंदर क्या थे, वो तो डिबेंचर्स थे, तो वो तो अपना इंटरेस्ट मांगेगे कि नहीं मांगेगे। 40% भले आपके पास डिबेंचर में अभी प्रेजेंट है, लेकिन बाकी के जो 60% है, मतलब 2 करोड़, 3 3 6 1 7, 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय जो 60% जो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 करोड़ 20 लाख।
1,20,00,000। वो ये जो 60% है उसको आपको 15% के हिसाब से एक महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कितने का 6 महीने, 6/12। इसकी अमाउंट एक बार वापस से रीचेक कर लेते हैं। 15, 1 मिनट, इसकी अमाउंट वापस से एक बार रीचेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे कितना है, 80 लाख है। 80 लाख, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 15% से और वो आएगा 12 लाख। लेकिन ये 12 लाख हमको चाहिए 6 महीने का, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आएगा 6 लाख। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। लेकिन ये तो कौन सा आया, जो नॉन कन्वर्टेबल थे। कौन से, नॉन कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर। सर जो कन्वर्ट हो गए वो कब कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट हुए थे, जो कन्वर्ट हो गए वो कब कन्वर्ट हुए थे, 31 दिसंबर। तो वो भी तो ये जो 60% वाले वो क्या मांगेंगे, एक महीने का इंटरेस्ट। तो एक महीने का इंटरेस्ट मांगेंगे तो उनका कैलकुलेशन कैसा आएगा, तो ये 1,20,00,000 कन्वर्ट हुए थे, उसका 15% हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन कैसे बनेगा, 1,20,00,000, 1,20,00,000, 3, 3, 6, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 15% और डिवाइड बाय 12, कितना आ गया, 1,50,000 आ गया, 1,50,000। टोटल हमारा डिबेंचर कितना बनेगा, टोटल हमारा डिबेंचर बनेगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट बनेगा 6 लाख प्लस प्लस ये 1,50,000, टोटल कितना हो गया, 7,50,000। ये वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों को यहाँ पे यही कंफ्यूजन होता है कि सर इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन अब इजी लग रहा होगा। यहाँ पे जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बनाएंगे और जो कन्वर्टेबल पार्ट है उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम वर्किंग नोट पे ही, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट के, याद रखना वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नॉन कन्वर्टेबल पे तो कितना काउंट कर लिया, पूरे 6 महीने का। लेकिन कन्वर्टेबल कितने महीने में हो गए थे, आफ्टर लास्ट इंटरेस्ट के बाद, लास्ट इंटरेस्ट के बाद कितने बाद वो कन्वर्ट हो गए थे, 31 दिसंबर। यहाँ पे कितना महीना था, एक महीना था, तो इसका एक महीने का इंटरेस्ट, दोनों का टोटल करेंगे 7,50,000। बस यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, 7,50,000। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7,50,000। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को रिडम्पशन नहीं किया, खाली इश्यू करना है, तो हमने वापस से एक बार फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले हमने डिबेंचर को इश्यू किए, तो यहाँ पे इशू के टाइम पे 1 मई को जब हमारा क्लोज हुआ डिबेंचर का इशू, उसके एंट्री पास की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अलॉटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, ये DRI क्रिएट किया, 30 सितंबर को इसका इंटरेस्ट पे किया, 31 दिसंबर को कन्वर्ट किया, फिर 31 मार्च को वापस से क्या किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, पूरा डिबेंचर का चैप्टर का क्या है, रिवीजन। मैंने आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाए हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल कैसे उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है वो भी सिखाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आए होंगे। ये मैं अब एक गारंटी देता हूं आपको कि अगर आपने मेरा ये लेक्चर पूरा देखा होगा, आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी साल का उठा के देख लीजिए, उसमें गारंटीड आपको कोई प्रॉब्लम पड़ने वाली नहीं है। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप कोई चाहते हो कि MCQ या तो CA मॉड्यूल का हम करें, ICI का क्वेश्चन करें, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। आप मेरे को ये भी बता सकते हैं सर ये वाला चैप्टर टफ है या तो ये क्वेश्चन टफ है, अकाउंट्स, QA, इकोनॉमिक्स, लॉ, कोई भी सब्जेक्ट बताइए, अब मैं उसका आपको वीडियो जरूर से शेयर करूंगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। एग्जाम में हमको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। एग्जाम में हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको ये निकालना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। बाय बाय।